नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अनवरत रूप से प्रयास कर रहे होंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम इस मंच से जवाहरलाल नेहरू एमए हिंदी का सॉल्व पेपर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 1 से 5 इसके पूर्व हमने उनके विभिन्न आयामों की चर्चा कर ली है और इस सत्र से हम प्रश्न संख्या 6 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यह सत्र। तो प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है कि चंदा मामा के संपादक थे। जी हाँ, प्रश्न आया है चंदा मामा के संपादक थे। दिए गए विकल्प हैं बाल शौर्य रेड्डी, UR अनंतमूर्ति, सुब्रमण्यम भारती और एन सुंदरम। जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा बाल शौर्य रेड्डी। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बाल शौर्य रेड्डी। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। जी हाँ, तो विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल और नागार्जुन। तो इसका उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। जी हाँ, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ है वह, यह मुक्तिबोध का कथन है, बहुत चर्चित कथन है। तो चलिए विकल्पों पर अगर विचार करें तो सबसे पहला विकल्प अज्ञेय है। तो अज्ञेय की चर्चा हम कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार में अज्ञेय की चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन का कार्यभार संभाला था। तो तार सप्तक के संपादक थे और तार सप्तक 1943 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ और 7 कवि की चर्चा है इसमें। अज्ञेय की एक कहानी संग्रह की चर्चा अगर हम यहाँ करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है विपथगा। जी हाँ, विपथगा। आप इसका स्मरण रखेंगे। अगर अज्ञेय के उपन्यासों की चर्चा यहाँ पर हम करें तो 3 महत्वपूर्ण उपन्यास, शेखर एक जीवनी, दूसरा नदी के द्वीप और तीसरा उपन्यास इनका है अपने अजनबी। परीक्षा के दृष्टिकोण से शेखर एक जीवनी बहुत महत्वपूर्ण इनकी कृति है। अगर इनकी कविता संग्रह की चर्चा हम यहाँ पर करें तो कविता संग्रह में इनकी महत्वपूर्ण कविता संग्रह इस प्रकार है इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, चौथा जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है इनका अरियो, करुणामय, करुणा प्रभामय। 5वां जो काव्य संग्रह है इनका वह है आंगन के पार द्वार। जी हाँ, आंगन के पार द्वार। 6ठा कविता संग्रह है इनका कितनी नावों में कितनी बार, कितने नावों में कितनी बार। और 7वां जो इनका कविता संग्रह है वह है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। जी हाँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बुनता हूं। और अगर कविता संग्रह में से 2 महत्वपूर्ण रचनाएं आपको चुननी हो तो आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, इसका स्मरण रखेंगे। और इसलिए स्मरण रखेंगे क्योंकि आंगन के पार द्वार के लिए अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कविता संग्रह के बाद हम अज्ञेय की
अगर यात्रा वृत्तांत पर गौर करें तो इनकी यात्रा वृत्तांत में प्रमुख है अरे यायावर याद रहेगा। जी हाँ, अरे यायावर याद रहेगा। दूसरी जो इनकी यात्रा वृत्तांत है वह है एक बूंद सहसा उछली। जी हाँ, एक बूंद सहसा उछली। और तीसरा यात्रा वृत्तांत है इनका बहता पानी निर्मल। जी हाँ, बहता पानी निर्मल। आगे की एक महत्वपूर्ण लंबी कविता है और बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है असाध्य वीणा। जी हाँ, असाध्य वीणा। आगे के निबंध एवं आलोचना ग्रंथ की बात करें, आप यहां पर देखें तो दो निबंध हैं, एक है त्रिशंकु और दूसरा है आत्मनेपद। जी हाँ, आत्मनेपद। और ये इनके निबंध और आलोचना ग्रंथ है। एक बात और जो आगे के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि इनका एक विचार गद्य है। जी हाँ, विचार गद्य। और इस विचार गद्य का नाम है संवत्सर। जी हाँ, संवत्सर। तो देखा आपने आगे के कितने सारे तथ्यों का हम स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। आगे की कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, लंबी कविता, विचार गद्य, यात्रा वृत्तांत और निबंध और आलोचनात्मक कृतियों के बारे में चर्चा की। मुझे लगता है कि आगे के लिए इतने तथ्यों की जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं, मुक्तिबोध। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि पर्याप्त रूप से मैंने इस पर लिख दिया है। तो मुक्तिबोध के विषय में थोड़ा विचार हम कर लेते हैं। तो मुक्तिबोध की कहानी संग्रह की बात करें हम तो 3 कहानी संग्रह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। एक सतह से उठता आदमी। जी हाँ, सतह से उठता आदमी। दूसरी इनकी कृति है अंधेरे में। जी हाँ, अंधेरे में। और सतह से उठता आदमी और अंधेरे में। अगर इनकी कविता संग्रह की बात करें तो 2 कविता संग्रह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो है चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कविता संग्रह। और दूसरा है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके लिए मुक्तिबोध को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह रचना इनकी महत्वपूर्ण हो जाती है, कल सुनना मुझे। और एक और बात जो आप मुक्तिबोध के विषय में अवश्य जानिए, इनकी एक आलोचनात्मक कृति है कामायनी एक पुनर्विचार। जी हाँ, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, तो चलिए हम धूमिल की चर्चा कर लेते हैं। तो धूमिल पर विचार करते हैं। तो धूमिल का असली नाम जो है वह है सुदामा पांडे। जी हाँ, सुदामा पांडे। और ये समकालीन काव्यधारा के हैं, आप यह भी याद रखेंगे, समकालीन कविता के हैं ये। और एक इनकी प्रमुख कृति है कविता संग्रह है संसद से सड़क तक। जी हाँ, संसद से सड़क तक, सड़क तक। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कल सुनना मुझे लिखा हुआ है। तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मुक्तिबोध की कृति है कल सुनना मुझे, यहाँ पर गलती हो गई थी। कल सुनना मुझे धूमिल की कृति है। जी हाँ, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो क्षमा करिएगा, यह मुक्तिबोध का नहीं, यह धूमिल की काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे। और धूमिल को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलते हैं नागार्जुन की ओर। तो नागार्जुन के विषय में आप एक बात जरूर याद रखें कि इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र।
और हिंदी और मैथिली के अप्रथम कवि कहे जाते हैं। ठीक है, हिंदी एवं मैथिली के अप्रथम कवि हैं ये। जैसे हिंदी में इनको नागार्जुन कहा जाता है, उसी प्रकार मैथिली के लोग इनको यात्री के नाम से भी बुलाते हैं। इसका स्मरण भी आप जरूर रखेंगे। इनके काव्य संग्रह की चर्चा अगर हम कर लें नागार्जुन की, तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी काव्य संग्रह वह है युगधारा। जी हाँ, युगधारा। और दूसरी काव्य संग्रह इनका बहुत महत्वपूर्ण है, वह है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। जी हाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। नागार्जुन के अगर उपन्यास की भी चर्चा यहाँ पर हम कर लें, तो इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनमा, और एक और है महत्वपूर्ण बाबा बटेश्वर नाथ। जी हाँ, बाबा बटेश्वर नाथ। आप स्मरण रखेंगे इनके उपन्यासों को, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ। और नागार्जुन का नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी और मैथिली के प्रथम कवि है। मैथिली में इनको यात्री के नाम से संबोधित किया जाता है। और उपन्यास में जो है इनके उपन्यास 3 महत्वपूर्ण है, रतिनाथ की चाची, बलचनमा और बाबा बटेश्वर नाथ। तो इस प्रश्न का हमने बहुत अधिक आयाम को देखा है, तो आप यह प्रश्न आपके लिए बहुत अनिवार्य हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 8वां सवाल है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें यह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? प्रश्न पूछा गया है। दिए गए विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो केशव के बारे में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जी हाँ, आप जानते होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। जी हाँ, कठिन काव्य का प्रेत कहा है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव के बारे में मैं बहुत बार विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ कि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं। केशव की रचनाओं की बात की जाए तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, और इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। जी हाँ, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति जो आप अवश्य याद रखें, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरश सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता में। जी हाँ, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मीत। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसके बारे में आप स्मरण रखेंगे। और कठिन काव्य का प्रेत इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदी की पहली व्याकरण पुस्तक माना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की पहली व्याकरण की पुस्तक कौन सी है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो दिए गए विकल्प हैं ए डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तान लैंग्वेज, आधुनिक हिंदी व्याकरण, अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और हिंदुस्तानी ग्रामर। तो इसका उत्तर होगा हिंदुस्तानी ग्रामर। तो चलिए चलते हैं आज के सत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं। यह कथन आया था आपकी परीक्षा में। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयानप बांक नहीं। विकल्प घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। जी हाँ, घनानंद की यह प्रसिद्ध पंक्ति है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो घनानंद जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। और रीतिकाल की समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक निर्धारित की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जी हाँ, रीति मुक्त। तो इसी रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद,
ठाकुर, बोधा, आलम आते हैं। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्य धारा से हैं, या निम्न में से कौन से कवि रीति सिद्ध काव्य धारा से हैं। तो इसलिए मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। रीति सिद्ध में एकमात्र बिहारी, जी हाँ, इनकी रचना बिहारी सतसई है, आप ध्यान रखेंगे अवश्य, सतसई। और रीतिबद्ध में अगर आप एक दो का नाम लेना चाहें तो आप स्मरण कर सकते हैं चिंतामणि, तमाम ऐसे नाम हैं, तो मैं मुख्य का नाम आपको एक बार पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं। मतीराम, भिखारीदास, बहुत सारे हैं, भिखारीदास, देव दूल्हा, तो बहुत सारे तमाम ऐसे रचनाएं हैं। तो यह प्रश्न था अति सुधो स्नेह को मारा गया। गहरानंद जी के बारे में अगर आप एक बात जानना चाहें तो ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे, ठीक है, मीर मुंशी थे, और इनको सुजान नामक वेश्या से प्रेम हो गया था। जी हाँ, सुजान नामक वेश्या से इनको प्रेम हो गया था, और इसी प्रेम विरह में इनकी एक प्रसिद्ध कृति है सुजान सागर। इसका स्मरण आप अवश्य रखेंगे, सुजान सागर। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपको यह सत्र कैसा लग रहा है, क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह तत्व महत्वपूर्ण है या नहीं, ताकि मैं अपनी कार्यशैली में और गुणवत्ता में और आपको अच्छा प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।